हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। समय सा प्राचीन, सनातन संस्कृति का पोषक भारत आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के समय आज सबसे बड़ा दायित्व है भारत और भारतीयता को जानना व समझना। हमारे शीर्ष नेतृत्व का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएं, तो भारत और भारतीयता शुद्ध रूप में संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए सिंहासनारूढ़ हो चुकी हो। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये तभी संभव है जब युगों युगों से इसकी यात्रा में अभिव्यक्ति का माध्यम रही इसकी भाषा सदा की तरह इसके साथ कदम ताल करती रहे। इसकी अलग अलग भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु बनाकर उन्हें साथ जोड़कर रखने वाली भाषा हिंदी। हिंदी, जो आज संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और विश्व की 1000 भाषाओं में से तीसरी सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा, तो विद्वानों के गहन विचार विमर्श में पिछली सहस्राब्दी के भारतीय इतिहास की अमिट मोहर लिए हिंदी भाषा ही एकमात्र विकल्प थी। गुजरात की धरती पर स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ही उद्घोष कर चुके थे कि हिंदी के द्वारा ही भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी दृढ़तापूर्वक कहा था कि स्वतंत्र भारत के नेता न तो विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे और न ही दूरस्थ स्थान से शासन करेंगे। संविधान सभा में हिंदी के पक्ष में दी गई दलीलों में महात्मा गांधी का मत था कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। मदन मोहन मालवीय ने पूछा था, वो कौन सी भाषा है जो वृंदावन, बद्रीनारायण, द्वारका, जगन्नाथपुरी चारों धामों तक एक समान धार्मिक यात्रियों को सहायता देती है? वो एकमात्र हिंदी भाषा है। हिंदी के समर्थन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कहना था कि राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक सभी दृष्टि से हिंदी दक्षिण भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम का एक आवश्यक अंग होनी चाहिए। यही कारण था कि हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में एक मत से राजभाषा का दर्जा दिया। एक मत पर पहुंचने और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और श्री एन गोपाल आयंगर के मुंशी आयंगर फॉर्मूले का योगदान उल्लेखनीय रहा। संविधान समिति की बहस में हिंदी के पक्ष में मत रखने वाले अधिकांश सदस्य अहिंदी भाषी थे। 14 सितंबर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने वक्तव्य के उपसंहार में कहा, हम केंद्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक दूसरे के निकटतर आते जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज ये पहली बार है कि हमारा अपना संविधान हुआ है और हम अपने संविधान में एक ऐसी भाषा का उपबंध करने जा रहे हैं जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और वो भाषा समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होगी। हिंदी भारतीय संघ की संविधान स्वीकृत राजभाषा हुई और राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार भारत सरकार का संवैधानिक दायित्व।
राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन, शिक्षा और विधि के क्षेत्र निर्धारित किए गए। प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो सके और इन सेवाओं में कार्यरत पदाधिकारी अपने दिन प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का प्रयोग कर सकें, इसका दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। न्याय और न्यायालय में हिंदी का प्रयोग अधिक हो सके, इसका दायित्व विधि मंत्रालय को दिया गया तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़े, इसकी व्यवस्था का दायित्व शिक्षा मंत्रालय को दिया गया। प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना एक चुनौती था। इसके समाधान के लिए शिक्षा मंत्रालय ने शब्दावली निर्माण के लिए 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी बोर्ड की स्थापना की, जिसके मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय के हिंदी विभाग ने तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य आरंभ किया। केंद्र सरकार के कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 1955 में हिंदी शिक्षण योजना आरंभ की गई। इसी वर्ष राजभाषा आयोग का भी गठन हुआ। इस आयोग ने सरकारी कामकाज और अन्य क्षेत्रों में हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए सिफारिशें की। खेर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन हुआ और 1959 में इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 5 सितंबर 1967 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। मार्च 1971 में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली की एक रूपता सुनिश्चित करने तथा अनुवाद कौशल विकसित करने के लिए वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कर रहा है। प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के संबंध में एक चुनौती ये भी थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित व्यक्ति देश के विभिन्न भाषा भाषिक क्षेत्रों से आते थे। इसलिए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। राजभाषा विभाग को राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया। तब से आज तक राजभाषा विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाते हुए उसका प्रसार कर रहा है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का भी गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है। राजभाषा विभाग के गठन के बाद राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के कार्य में तेजी आई और गतिविधियों में गुणात्मक सुधार आया। राजभाषा संबंधी नियमों के कार्यान्वयन के लिए इस विभाग ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राजभाषा हिंदी के लिए बने इन नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कुछ और समितियों का भी गठन किया, जिनका योगदान महत्वपूर्ण है। हिंदी सलाहकार समितियां केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां। आवधिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद, हिंदी शिक्षण योजना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि पर विशेष बल दिया जाता है। अब तक पूरे देश में 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। इन नराकासों ने संपूर्ण भारत को आपस में जोड़ने का कार्य किया है और हिंदी के प्रचार प्रसार को नई ऊर्जा प्रदान की है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से विदेशों में भी 5 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया है। राजभाषा विभाग हिंदी को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में लीला सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का निर्माण, मशीन अनुवाद के लिए मंत्रा राजभाषा टूल का विकास, श्रुत लेखन ई महाशब्दकोश का निर्माण, अनुवाद का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बड़े कदम रहे हैं।
नवीन प्रयासों में विभाग न्यूरल मशीनी अनुवाद को समामेलित कराते हुए कंठस्थ के नए संस्करण कंठस्थ 2 का विकास करा रहा है। राजभाषा विभाग ने ई सरल हिंदी वाक्य कोश भी उपलब्ध कराया है, जिसमें अब तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 11,000 से ज्यादा वाक्य अपलोड किए गए हैं। भाषा को सरलीकृत करने व भारतीय भाषाओं के शब्दों को आमेलित कर हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के सह अस्तित्व को सहज करने की दृष्टि से राजभाषा विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से एक बृहद हिंदी शब्दकोश तैयार कराया जा रहा है, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं का शब्द भंडार जोड़ने का प्रयास है। विभाग की वेबसाइट पर ई पत्रिका पुस्तकालय भी जोड़ा गया है, जिससे हिंदी की पत्रिकाएं कहीं भी कभी भी सुलभ हैं। यहाँ लगभग 800 पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। तकनीक से जुड़ने की एक और उपलब्धि रही है कोविड काल में ऑनलाइन प्रशिक्षण। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद प्रशिक्षण के ऑनलाइन प्रशिक्षण आरंभ कर इस दिशा में नई पहल की। विभिन्न सरकारी कार्यालयों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग के अधीन 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके सहयोग से आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी के प्रयोग में नवीन ऊर्जा के संचार के लिए गत वर्ष 13-14 नवंबर 2021 को राजभाषा विभाग ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी क्रम में हाल ही में राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 18 मई 2022 को एक पूर्ण दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया, जिससे राजभाषा संवर्ग में नव उत्साह का संचार हुआ। हिंदी की प्रकृति सबको साथ लेकर चलने की है और सरकार की नीति भी सर्वसमावेशिता की है। संघ सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की है। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की सभी योजनाओं का नामकरण हिंदी में ही किया गया है। आयुष्मान, उज्ज्वला, जनधन योजना। सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण आज भारत एक नव संसाधन संपन्न शक्तिशाली महादेश के रूप में उभर रहा है और अपने सभी गुणों के कारण हिंदी इस नव शक्ति संपन्न देश की समृद्ध भाषा बन विश्व भर के लोगों को बांधती जा रही है। भारत से बाहर हिंदी की गूंज फैलाने में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अग्रणी रहे। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों में उत्साह का संचार कर रहे हैं। निसंदेह वो दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व भाषा कहलाएगी। आइए सब मिलकर आज ये प्रतिज्ञा लें कि हिंदी की उन्नति व प्रगति की यात्रा यूं ही जारी रहेगी। हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी के माध्यम से नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। हमारे सामूहिक और सार्थक प्रयासों से ही अखंड भारत का स्वप्न साकार होगा, क्योंकि हिंदी ही तो हमें जोड़ने वाला सेतु है। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो